नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर देखने को मिली है। रेलवे में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न पदों की भर्ती को लेकर किया गया है, जिसमें PRT यानी प्राइमरी रेलवे टीचर और अन्य कई पदों पर भर्तियां होनी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसकी योग्यताएं रहेंगी, क्या इसमें B.Ed को लिया जाएगा, कितने पदों पर यह भर्ती होगी, क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से इसका पेपर होगा। इन सभी सवालों के जवाबों को जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा यह ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यह जारी किया गया है। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती। महत्वपूर्ण यदि हम तिथियों की बात करें तो प्रकाशन की तिथि है 6/1/2025 और ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रारंभ 7/1/2025 से हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 तक रहेगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 6 फरवरी 2025 के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि 7 से लेकर 8 फरवरी रहेगी और संशोधन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां एवं समय इसके लिए 9 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक रहेगा। इन चीज़ों के बाद यदि हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की तिथि तथा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथियों की जानकारी समय समय पर इस सूचना के पैरा में सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइटों पर दी जाएगी। यानी जो इससे संबंधित अन्य जानकारियां रहेंगी जो रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएंगी। इसमें ऐसा कहा गया है। अब यदि हम महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित योग्यता और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करे और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें। एक यह बड़ी जो अपडेट है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। यानी जो हमारे फॉर्म है उसकी दिनांक तक आपकी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। आगे इसमें कहा गया है कि आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध CEN में दिए गए सभी निर्देशों और सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी नेट जो नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से पढ़ लें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि केवल CEN पैरा में दिए गए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें। यानी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आधिकारिक वेबसाइटें भी दी गई हैं, इनके अलावा अन्य वेबसाइटों को ना देखा जाए। उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध सक्रिय चालू ईमेल ID होना चाहिए और उसे भर्ती प्रक्रिया पूरी अवधि तक सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे भर्ती द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल SMS और ईमेल से भेजी जाती है। रेलवे भर्ती द्वारा किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल में परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार को खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित CEN के लिए पहले से ही खाता बना लिया है तो उन्हें लॉगिन करने और उसे CEN के लिए आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यदि उम्मीदवार ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है तो उन्हें इस CEN हेतु आवेदन भरने से पहले एक खाता बनाना होगा और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से करें और क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाती है और किसी भी चरण में खाता बनाए फॉर्म में भरा गया विवरण खाता बनने के बाद संशोधित नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जो भी आप इन दो चीज़ों को डालोगे तो उनको जब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक आपको अपने पास रखना है, किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना है। और आवेदन बनने के लिए एक खाता बनेगा जो कि साइट पर बनेगा। यदि आपने उसके पहले भी जो भर्तियां आई हुई हैं यदि उनके लिए बनाया हुआ है पहले से तो उसी के जरिए आवेदन हो जाएगा और आपने नहीं बनाया है तो आप एक नया खाता बनाकर इसका आवेदन कर देंगे। इसके बाद और भी इसके लिए जो सूचनाएं दी गई हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण निर्देश परीक्षा प्रक्रिया के लिए तो कदाचार कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग यानी कदाचार नहीं करेगा। जो नकल है ये सारी चीज़ें वंचित रहेंगी। फिर प्रतिबंधित सामग्री भी दी गई है कि किस प्रकार की सामग्री प्रतिबंधित रहेगी।
अब यदि हम बात करें तो परीक्षा कितने चरणों में होगी, तो एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसके बाद ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद शिक्षण कौशल परीक्षा होगी और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल। और रेलवे भर्ती बोर्ड एक या कई चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को संशोधन कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यानी जरूरी नहीं है यदि एक चरण है वह 2 चरण भी ले सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। बुलावा पत्र आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बुलावा पत्र, शहर, तिथि की सूचना, परीक्षा की सूचना आपको दी जाएंगी। और अंकों का सामान्यीकरण, क्योंकि बहुत सी शिफ्टों में पेपर होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में 1/3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1/3 की निर्धारित अंक माइनस मार्किंग रहेगी, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद उसके आपको जो आपकी जो फॉर्म है उसको भरना है। यदि हम रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियाँ यहाँ पर अभी नहीं है, रिक्तियाँ मैं आपको बता दूंगा। और एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें रिक्तियाँ दी गई हैं, जो कि रेलवे के जोन वाइज रिक्तियाँ दी रहती हैं, तो जोन वाइज रिक्तियाँ भी दी गई हैं। पदों के लिए चिकित्सीय मानक की दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सीय योग्यता परीक्षा, जो कि उम्मीदवार द्वारा चयनित पद से संबंधित कार्य को करने के लिए चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए उत्तीर्ण करना होगा। और रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड है। चिकित्सा मानक यहाँ पर दिए हुए हैं B1, C1 और C2। सामान्य फिटनेस में शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ चाहिए B1 में। यहाँ पर दृष्टि 6/9 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, नज़दीक की दृष्टि 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। फिर C1 में शारीरिक और तौर पर पूर्णतः स्वस्थ और 6/12 और 6/18 विजन दिया हुआ है। और C2 में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। ये हमारी मेडिकल योग्यता ली गई है। आगे इसमें बताया गया है लॉसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार चिकित्सा मानक B1 के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार में लॉसिक सर्जरी की जटिलता नहीं पाई जाती है। लॉसिक सर्जरी 1 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। जहां से उम्मीदवार ने अपनी सर्जरी करवाई है उस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यदि हम बात करें आयु सीमा की, तो रिक्तियों में जो आयु है, आयु संबंधी निर्धारित पद के लिए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का आकलन 1/1/2025 से किया जाएगा। और विभिन्न आयु वर्गों के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई है। आयु वर्ग 18 से 33 वर्ष के लिए 18 से 35 वर्ष, 18 से 36, 18 से 38, 18 से 43 और 18 से 48 वर्ष यहाँ पर आयु दी गई हैं। और आयु के अलावा जन्म तिथि की निचली सीमा 1/1/2007 है, ये निचली सीमा दी हुई है। आयु के लिए आरक्षण, आयु संबंध में जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, PWD, जो जिनको जितना आरक्षण मिलता है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट रहती है, भूतपूर्व सैनिक या इनके लिए भी 3 वर्ष की छूट रहती है। इस प्रकार से ये सारी आयु संबंधी छूट है यहाँ पर दी गई हैं। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें को पता चल जाएगा। यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 500 रुपये रहेगा और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये रहेगा। अब यदि हम बात करें इसका जो पेपर है तो पेपर में क्या आएगा, किस प्रकार से इसमें पूछा जाएगा, इसकी भी यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है। कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, किस प्रकार से इसमें चीज़ों को पूछा जाएगा, क्या प्रश्न रहेंगे, किस प्रश्न में कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया है कि कनिष्ठ अनुवादक या हिंदी के पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए यहाँ पर दिया गया है व्यावसायिक योग्यता यानी जो B.Ed D.Ed रहती है उससे 50 प्रश्न, सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से 15 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न। टोटल 100 नंबर का प्रश्न यानी CBT रहेगा जो कि हमसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने ये भी दिया हुआ है जो डिटेल्ड
सिलेबस से दिया हुआ है कि क्या पूछा जाएगा गणित में, सामान्य बुद्धि तर्क में और सामान्य जागरूकता में और सामान्य विज्ञान में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। यदि हम बात करें पदों की, तो पदों के लिए यदि हम पदों की बात करें तो यहाँ पर आप पदों के लिए देख सकते हैं। यदि हम सरसरी तौर पर देखें तो टोटल 1036 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिनमें से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 187 पद रहेंगे, जहां पर मास्टर डिग्री और बीएड रहेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के 338 पद रहेंगे। साइंटिफिक सुपरवाइजर के 3 पद, चीफ लॉ असिस्टेंट के 54 पद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 20 पद, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 18 पद, साइंटिफिक असिस्टेंट 2 पद, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी 130 पद, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 3 पद, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर 59, लाइब्रेरियन के 10, म्यूजिक लाइब्रेरियन के यहाँ पर 10 पद रहेंगे और म्यूजिक टीचर के 3 पद, फीमेल प्राइमरी रेलवे टीचर 188 पद और असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर के 2 पद रहेंगे और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल 7 पद, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटालर्जिस्ट के 12 पद रहेंगे। यहाँ पर ये आप पदों का विवरण देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये पद रहेंगी और इन्हीं के पदों का विवरण डिटेल रूप से दिया जाएगा, जो कि आरआरबी वाइज रहता है कि किस जोन में कितने पद हैं और कैटेगरी वाइज इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और प्रत्येक पद के अनुसार जो योग्यता रहेगी वो भी दी रहेगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।